माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि न्यूटन्स लॉ हम कैसे अप्लाई करेंगे सिंगल पार्टिकल के लिए और मोर देन वन पार्टिकल या बॉडी के लिए। हमने ये भी बताया था कि आप इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस को कैसे डिसाइड करेंगे और साथ ही साथ न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने में हम लोग सिस्टम कैसे डिसाइड करें। ये सारा डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में कर दिया था। अब मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा हूँ और इस प्रॉब्लम के आधार पे मैं सारी बातों को एक्सप्लेन करूँगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 आइडेंटिकल सिलेंडर है जो इस तरह से अरेंज किया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और इस सिलेंडर पे एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई किया जा रहा है और ये तीनों सिलेंडर कांटेक्ट में रहते हुए मूव कर रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक्सेलेरेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जिसके लिए ये तीनों सिलेंडर कांटेक्ट में रहते हुए मूव करें। अब हम ये देख लेते हैं कि इन सिलेंडर के बीच में कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं और कितने अननोन फोर्स इस प्रॉब्लम में हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सिलेंडर ए और सी आपस में कांटेक्ट में है तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो कॉमन नॉर्मल की तरफ होगा, ठीक है। दोनों का वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो ये जो N2 फोर्स है वो A पर C के द्वारा लगाया गया है, तो C जो है A को इस ओर धकेलेगा N2 से। उसी तरह से ये सिलेंडर A C को कॉमन नंबर की तरफ N2 फोर्स से धकेलेगा, ठीक है। अब आप यहां देखिए ध्यान से, सिलेंडर A और B के बीच में यहां पे कांटेक्ट है तो यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो कॉमन नॉर्मल की तरफ होगा। हमने मान लिया है इसकी वैल्यू N1। तो ये जो N1 है वो है क्या, सिलेंडर B के वजह से A पर लगाया गया फोर्स N1, और ये जो N1 है वो है सिलेंडर A के वजह से B पर लगने वाला फोर्स। ये दोनों फोर्स कॉमन नंबर की तरफ होगा जो सेंटर से पास करेगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहां देखिए ध्यान से, B और C आपस में कांटेक्ट में है तो यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। हम इसकी वैल्यू हमने N3 मान लिया है। तो ये जो N3 है वो C पर B के वजह से लगाया गया फोर्स है, मतलब B जो है C को इस ओर धकेलेगा और C B को इस ओर धकेलेगा। दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा और कॉमन नॉर्मल की तरफ होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, सिलेंडर B अर्थ के साथ कांटेक्ट में है तो अर्थ सिलेंडर B को धकेलेगा ऊपर की तरफ N4 से। सिलेंडर C अर्थ के कांटेक्ट में है तो अर्थ सिलेंडर C को धकेलेगा N5 से, और साथ ही साथ एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, mg यहां पे लगेगा, इसके सेंटर पे mg लगेगा और इसके सेंटर पे mg लगेगा। हमने मान लिया है कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन a है और ये सिलेंडर पे दिया हुआ है फोर्स F, वो भी अननोन ही है। इस प्रॉब्लम में टोटल अननोन जो है वो आप देख लीजिए, N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, N5 है, A है और F है। तो हमारे पास टोटल 7 वेरिएबल है और 7 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 7 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान सुनेंगे, अगर आप चाहते हैं कि F और A के बीच में रिलेशन अगर फाइंड करना, तो अगर हम ये A, B और C तीनों सिलेंडर को अगर हम सिस्टम मान लें, तो सिस्टम अगर हम मानते हैं A, B और C तीनों सिलेंडर को, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो N1 है, ये N1 कौन सा फोर्स है, तो A पर लगने वाला फोर्स है B के वजह से। तो यहां से देखिए A और B दोनों मेरे सिस्टम के अंदर है, इसलिए N1 हमारा इंटरनल फोर्स है। ये जो N2 है वो A पर C के वजह से लगने वाला फोर्स है, ये C A को धकेल रहा है N2 से। अब देखिए A और C हमारे सिस्टम के अंदर है, इसलिए यहाँ N2 भी हमारा इंटरनल फोर्स है। अगर हम N3 के बारे में सोचें, इस N3 के बारे में बात करें, तो ये जो N3 है वो C पर B के वजह से लगने वाला फोर्स है, मतलब B जो है वो C को N3 फोर्स से धकेल रहा है। तो B और C ये दोनों मेरे सिस्टम के अंदर है, इसलिए हमारा N3 भी इंटरनल फोर्सेस है, ठीक है। N4 अर्थ लगाया है B पे,
तो अर्थ हमारे सिस्टम के अंदर नहीं है, इसलिए ये N4 एक्सटर्नल फोर्स है। तो यहाँ N5 जो है वो अर्थ लगाया है C पे, तो अर्थ हमारे सिस्टम के अंदर नहीं है, इसलिए ये N5 हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। ये तीनों जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स है, अर्थ हमारे सिस्टम में नहीं है, इसलिए ये तीनों mg जो है वो तीनों ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। F वो मैन को ही लगाया है, तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। तो जब हम तीनों को सिस्टम मान करके न्यूटन्स लॉ लिखेंगे तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इंटरनल फोर्स को काउंट नहीं करेंगे। अगर काउंट करेंगे भी तो आप देखिए ये दोनों फोर्स काउंट करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट कर जाएगा। ये दोनों काउंट करेंगे, दोनों फोर्स काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, टोटल फोर्स लिखने में, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। ये देखिए आपस में ये दोनों कट जाएगा, इसलिए इंटरनल फोर्स को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को ही काउंट करते हैं। और दूसरी बात कि हम लिख रहे हैं राइट साइड में, तो एक्सटर्नल फोर्स भी हम राइट साइड में ही लेंगे। तो राइट साइड में सिर्फ एक ही फोर्स है F, बाकी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, mg जो है वो सब वर्टिकल डायरेक्शन में है। नेट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर लिखें, नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा F, ठीक है। सिस्टम का टोटल मास है m और एक्सीलरेशन a है, तो हमारे पास F इज इक्वल टू 3ma आया। ये इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। क्वेश्चन जो अराइज किया गया है उसमें कहा गया है कि मिनिमम एक्सीलरेशन और मैक्सिमम एक्सीलरेशन की वैल्यू बताइए जिसके लिए तीनों सिलेंडर कांटेक्ट में रहते हुए कॉमन एक्सीलरेशन से मूव करें। अब ध्यान से सुनेंगे कि मिनिमम एक्सीलरेशन का क्या केस होगा, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। हम इस तरह से समझते हैं कि मान लेते हैं ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है अगर ये F एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, तो अगर F एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं होगा तो ये सिलेंडर राइट साइड में मूव करेगा, ये सिलेंडर लेफ्ट साइड में मूव करेगा और सिमेट्री से ये सिलेंडर डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। तो क्लियर है कि जब ये मूव करेगा तो यहां का कांटेक्ट तो नहीं छूटेगा। अगर सबसे पहले कांटेक्ट छूटेगा तो इस पॉइंट पे, मतलब इन दोनों के बीच का कांटेक्ट छूट जाएगा। तो हम जो है हम इतना ही फोर्स लगा दें हम इतना ही फोर्स लगा दें जिसके लिए इन दोनों का कांटेक्ट बना रहे, तो वो जो फोर्स होगा वो मिनिमम होगा। ध्यान से सुनेंगे, फॉर ए मिनिमम या F मिनिमम N3 का वैल्यू 0 होना चाहिए, फॉर ए मैक्सिमम या F मैक्सिमम। ध्यान सुनेंगे, जब F की वैल्यू F मिनिमम से बढ़ाएंगे तो ये सिलेंडर इसको धकेलेगा, धकेलने की वजह से N3 का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और जब N3 का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो इसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा, और जब ये इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा तो यहां का दबाव जो है ना, इस पोजीशन पे जो दबाव होगा वो घटने लगेगा। इसका मतलब N2 का वैल्यू घटने लगेगा। एक समय ऐसा स्थिति आएगा कि N2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जिस समय N2 का वैल्यू 0 हुआ होगा उस समय F का वैल्यू मैक्सिमम रहा होगा। उसके बाद अगर हम वैल्यू और बढ़ा देंगे तो यहां का कांटेक्ट छूट जाएगा। तो हम यहां से समझ गए कि मिनिमम एक्सेलरेशन का केस में हमको N3 का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा और मैक्सिमम एक्सेलरेशन के केस में N2 का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा। अब हम ए मिनिमम का केस डील कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ए मिनिमम के लिए आपको पता चल गया कि N3 का वैल्यू 0 होगा और बाकी सब नॉन 0 होगा, ठीक है। सी को सिस्टम मानते हैं, तो सी पर ए की वजह से एक फोर्स लगेगा N2 इस ओर, तो ये मैंने दिखला दिया है, और इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 30 डिग्री होगा। तो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए ये N2 फोर्स लगाएगा AC पर। तो ये N2 मैंने फोर्स लिया है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक अर्थ लगाएगा ऊपर की तरफ N5, और हमको पता है
यहाँ पे n3 का वैल्यू 0 है, तो ये तो हमने पुट कर दिया। अब देखिए हमारे पास 3 ही फोर्स है और ये एक्सेलरेट कर रहा है राइट साइड में, मान लेते हैं मिनिमम फोर्स है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये mg और n5 ये दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में है। कहने का मतलब कि जो n2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इसको राइट साइड में एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि इस n2 को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये 30, ये 60, ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n2 cos 60 और ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा n2 sin 60। ठीक है, अब जब हम ये दो कंपोनेंट अब दिखला देंगे तो अब हमको ये जो n2 को यहां से हटा देंगे कि ये जो फोर्स होगा वो एक्सेशन प्रोवाइड करेगा और ये फोर्स इन दोनों को ये n5 बैलेंस करेगा। NLM along horizontal direction horizontal डायरेक्शन में हमारा आ जाएगा n2 cos 60 is equal to mass into horizontal डायरेक्शन a minimum। ठीक है, तो n2 इज इक्वल टू यहां से 2m a मिनिमम है। अब जरा ध्यान से देखिए, a को सिस्टम मान लेते हैं। तो a को जब सिस्टम मानेंगे तो a पर लगेगा b की वजह से n1 वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए इस वेक्टर को आगे की ओर शिफ्ट करके सेंटर पर ले गए हैं। ये देखिए यहां दिखलाए हैं n1 वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। फिर एक फोर्स लगेगा a पर c की वजह से n2 वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो इस वेक्टर को शिफ्ट करके सेंटर पे ले गए हैं। ये n2 दिखलाया है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये सिलेंडर a मिनिमम एक्सेशन से राइट साइड में मूव कर रहा है। अब हम इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस n1 का राइट साइड में जो कंपोनेंट होगा वो होगा n1 cos 60 और इसका जो लेफ्ट साइड में होगा वो n2 cos 60। लेकिन हमको फोर्स लिखना है राइट साइड में, नेट फोर्स राइट साइड में लिखना है, इसलिए n1 cos 60 पॉजिटिव होगा और n2 cos 60 नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू इसका मास और एक्सेलरेशन m मिनिमम। अब n2 के वैल्यू हम 2m a मिनिमम दे देते हैं, तो यहां से आएगा n1 माइनस n2 का वैल्यू 2m a मिनिमम इज इक्वल टू cos 60 का वैल्यू हाफ आएगा, यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2m a मिनिमम। ठीक है, तो n1 का वैल्यू आ गया हमारा 4m a मिनिमम। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सिलेंडर A का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसका मतलब ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये दोनों को mg बैलेंस करेगा। कहने का मतलब है कि हम यहां से लिख सकते हैं NLM along vertical direction क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में होगा आपका, देखिए n1 ये कंपोनेंट आया था cos 60, तो ये कंपोनेंट हमारा sin 60 आएगा, तो n1 sin 60, तो n1 sin 60 प्लस n2 sin 60 इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है। ये n1 और n2 की वैल्यू
हम ए के टर्म में यहाँ से पुट कर देते हैं और ए मिनिमम की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, n1 यहाँ से आएगा n1 प्लस n2 साइन 60। n1 प्लस n2 की वैल्यू कितना है, तो यहाँ से n1 है 4m a मिनिमम और n2 है 2m a मिनिमम, तो दोनों मिला करके हो गया 6m a मिनिमम। तो यहाँ से हो गया, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आएगा 6m a मिनिमम इंटू साइन 60 का वैल्यू आएगा √3/2 इज इक्वल टू mg। ठीक है, यहां से ये कट जाएगा, यहां से 3 टाइम्स m से m कट जाएगा और a मिनिमम का वैल्यू आएगा, a मिनिमम का वैल्यू आएगा g/3√3। अब बाकी अननोन जो है अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। ए मिनिमम की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, n1 का वैल्यू मिल जाएगा। ए मिनिमम का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, n2 का वैल्यू मिल जाएगा। ए मिनिमम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, जहां से हमें f का वैल्यू आया हुआ था, f मिनिमम का वैल्यू आया हुआ था 3m a मिनिमम। ठीक है, 3m a मिनिमम आया हुआ था, तो a मिनिमम का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो f मिनिमम का वैल्यू मिल जाएगा। अब जरा ध्यान देखिएगा n5 कैसे निकालेंगे, वर्टिकल बैलेंस कर लीजिए। तो n2 साइन 60 प्लस mg इज इक्वल टू n5, वैल्यू पुट करके n5 का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, और अगर n4 की वैल्यू फाइंड करना है टोटल को सिस्टम मान लीजिए। तो टोटल को सिस्टम अगर हम मानेंगे तो n5 प्लस n4 वर्टिकल डायरेक्शन में है mg mg mg, तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा n4 प्लस n5 इज इक्वल टू 3mg। तो यहां से n5 का वैल्यू मिल चुका है, ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा तो n4 का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सारे अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम a मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, a मैक्सिमम या f मैक्सिमम, उसके लिए कंडीशन है n2 का वैल्यू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो फोर्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, n3 का वैल्यू नॉन 0 होगा। अब हम a को सिस्टम मान करके फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, जिसको ध्यान से देखिएगा। तो a पर जो फोर्स लग रहा है n2 का वैल्यू तो 0 है, तो ये जो सिलेंडर B है वो A पर फोर्स लगाएगा इस ओर n1, जो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस वेक्टर को आगे की ओर शिफ्ट कर लेते हैं और सेंटर पे हमने दिखलाया है वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए n1। एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नॉर्मल डायरेक्शन में mg। ठीक है, ये सिलेंडर एक्सेलरेट कर रहा है a मैक्सिमम से। अब जरा ध्यान से देखेंगे, चूंकि ये सिलेंडर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, जो भी मोशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, n1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा और n1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो mg को बैलेंस करेगा। तो न्यूटन्स लॉ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख रहे हैं, NLM अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ठीक है। तो आएगा कितना, ये 30 डिग्री है तो आप n1 कॉस इधर हो जाएगा n1 साइन, तो हो जाएगा n1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा n1 साइन 30 इज इक्वल टू मास इंटू mx। अब हम लिख रहे हैं न्यूटन्स लॉ वर्टिकल डायरेक्शन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। तो n1 cos 30 जो होगा उसको mg बैलेंस करेगा, तो n1 cos 30 इज इक्वल टू mg। ये इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं।
तो LHS को LHS से डिवाइड करेंगे तो N1 कट जाएगा, यहाँ से M कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा, ध्यान देखिएगा, 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, तो आएगा LHS में आएगा 10, 30 और RHS में आएगा Amax बाई G। इसका मतलब Amax का वैल्यू G tan 30 होगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3 तो आएगा G बाई √3। ध्यान सुनेंगे, अगर हम A की वैल्यू, अब ध्यान से सुनेंगे, बाकी अननोन की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लीजिए। अब यहां से N1 का वैल्यू तो डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक है, cos 30 का वैल्यू हमारा √3/2, यहां पुट करेंगे, N1 का वैल्यू डायरेक्ट आ गया। तो N3 का वैल्यू हम डायरेक्ट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम C को सिस्टम मान करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम मोशन लिख देंगे तो N3 का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, N3 इज इक्वल टू मास इंटू Mx। Mx का वैल्यू आया हुआ है हमारा G बाई √3, तो mg बाई √3, N3 का वैल्यू आ गया। इसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बैलेंस करेंगे तो देखिएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में N5 लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, तो N5 इज इक्वल टू mg, तो N5 का वैल्यू mg के बराबर होगा। N4 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ठीक उसी तरह से सबको सिस्टम मान करके वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लिख दीजिए। N4 प्लस N5 इज इक्वल टू mg 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 3mg। ठीक है, N5 का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो N4 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2mg, तो यहां से N4 आ गया। अगर F मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, जो रिलेशन था F इज इक्वल टू 3m A, तो यहां Amax की वैल्यू F मैक्स के लिए Amax चाहिए, Amax की वैल्यू यहां पुट करके F मैक्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने बताया था कि मोर देन वन बॉडी के लिए सिस्टम हम कैसे कंसीडर करते हैं, साथ ही साथ इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स को कैसे डिसाइड करते हैं, तो आप इस वीडियो में आप देख लीजिए। पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देखेंगे तो आप ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, और इसी तरह से आप देखते रहिए अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल यशवर्धन लाइव फिजिक्स, और एक और हमारा यूट्यूब चैनल है सर्वेश वर्धन के नाम से। तब तक के लिए बाय बाय।